क्या हाल है गाइस? सब बढ़िया? वेलकम टू द 9th लेक्चर एंड द फाइनल लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम लोग एमसीक्यूज भी देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम थियोरी भी देखेंगे, तो आज मैं थियोरी क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाला हूँ यहाँ पर। ठीक है, लास्ट लेक्चर जो हमारा 8 नंबर का लेक्चर था, उस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज देखे थे एमसीक्यूज के सॉलिड स्टेट पे। आज हम पीवाईक्यूज देखेंगे बट थियोरी क्वेश्चंस देखेंगे, बिकॉज बोर्ड्स लिखने के लिए थियोरी क्वेश्चंस भी इक्वल इंपॉर्टेंट है, राइट? तो थियोरी क्वेश्चंस में बताने से पहले कुछ चीजें आपको दिमाग में रखनी होगी, दैट इज कि 2 पॉइंट्स ऑफ एनी क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल इट इज 1 मार्कर क्वेश्चन। ठीक है, तो जैसे आपको 2 मार्कर क्वेश्चन दिया जाए तो उसमें कितने पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे? मिनिमम 4 पॉइंट्स। बट इसका यह मतलब नहीं होता कि आप एक ही पॉइंट को ब्रेक करके 2 पॉइंट में कर दो, नहीं, 2 अलग पॉइंट, 2 डिस्टिंक्टिव पॉइंट को 1 मार्क मिलता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक ट्रिक बता रहा हूं। तो 1 मार्क रिक्वायर्स 2 पॉइंट्स, इतना आपके दिमाग पे फिट कर दो, इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं आगे, और मैं बीच बीच में ऐसे आपको टिप्स भी देता रहूंगा कैसे लिखना है, क्या लिखना है। ठीक है, जैसे कि 2 मार्क के क्वेश्चन को 2 से 3 मिनट ही देना चाहिए, 3 मार्क के क्वेश्चन को 3 to 5 मिनट्स देना चाहिए, 4 या 5 मार्क के क्वेश्चन को 5 to 10 मिनट्स देना चाहिए, उससे ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। अगर आपने ये टाइमिंग्स फॉलो कर दिया ना, हाँ, और 1 मार्कर को 1 मिनट, अगर आपने ये टाइमिंग्स फॉलो कर दिया ना, तो आपका जो एग्जाम है 75% टाइम में हो जाएगा। जैसे कि 3 घंटे का पेपर रहेगा तो अराउंड 2 hours 20 minutes में खत्म भी हो जाएगा पेपर, एंड देन यू विल बी हैविंग एम्पल ऑफ टाइम फॉर चेकिंग, क्रॉस चेकिंग एंड एवरीथिंग, एंड इवन अटेम्प्टिंग द ऑप्शंस इफ यू वांट, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो 9th लेक्चर का सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था एचएससी बोर्ड 2020 में। क्या है बोला हुआ है? डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। तो क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड्स के बीच का डिफरेंस हमको बताना है। ठीक है, तो ये तो बहुत ईजी वाला क्वेश्चन है। सो अगर मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करता हूं और अमॉर्फस की बात करता हूं, पहला लेक्चर था हमारा जिसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया था प्रॉपरली, डिफरेंस बिटवीन लिख कर दिया मैंने फर्स्ट लेक्चर में, जरा लेक्चर विजिट करके देख लेना। ठीक है, तो क्या क्या पॉइंट्स होते हैं? सबसे पहला पॉइंट, ये ऑर्गेनाइज्ड होता है या अनऑर्गेनाइज्ड होता है, इसमें जो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है प्रॉपरली, पीरियोडिसिटी अरेंजमेंट एकदम एग्जैक्ट होता है, एट इक्वल डिस्टेंसेस होता है, यहाँ पर अरेंजमेंट रैंडम होता है। सेकेंड पॉइंट, इसके केस में शार्प मेल्टिंग पॉइंट, शार्प बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं इसके, और इसके केस में शार्प पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, एक रेंज मिलेगा आपको टेम्परेचर का जिसमें ये मेल्ट होता है, ग्रेजुअली मेल्ट हो जाता है ये। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि ये एनाइसोट्रॉपिक है और ये आइसोट्रॉपिक है। व्हाट डू यू मीन बाय एनाइसोट्रॉपिक? मतलब ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस अगर हम मूव करते हैं इन अदर डायरेक्शंस, मतलब जैसे अगर ये क्रिस्टल है, ठीक है, और इसमें यहाँ पार्टिकल्स ऐसे लगे हुए हैं, तो हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, इसमें मूव करेंगे, इसमें मूव, तो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करने पर प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह ना, वो चेंज होते हैं फॉर क्रिस्टलाइन, इसलिए तो उसको बोलते हैं एनाइसोट्रॉपिक, और इसमें चेंज नहीं होते इसलिए बोलते हैं आइसोट्रॉपिक। ठीक है, तो वो फर्स्ट लेक्चर का फिर सिर्फ एक पहले के 5 मिनट देख लेना, उसमें डिफरेंस बताया हुआ मैंने, वो प्लीज विजिट करो। नहीं तो अभी इमीडिएटली चाहिए तो देखो, इधर टेक्स्ट बुक मैंने खोल के रखा हुआ है, यहाँ पर टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 1 मैं लिख देता हूं यहाँ पर, यह आंसर कहां पर है? पेज नंबर 1 पॉइंट 1.2.1 एंड 1.2.2। ये जो है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, और ये जो है ये अमॉर्फस सॉलिड्स, इनका बीच का बस डिफरेंस लिखना है आपको, वही है ना? समझ में आ गया? तो ये आप डायरेक्टली रेफर कर सकते हो, यहाँ सामने मैंने बुक में से ही देखकर, ये टेक्स्ट बुक में से ही देखकर मैंने बताया हुआ है आपको। ठीक है, चलो तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा आपको कितने मार्क्स के लिए आएगा? मैक्स टू मैक्स 2 मार्क्स, उससे ऊपर नहीं। 2 मार्क्स के लिए होगा ये क्वेश्चन, ठीक है, मैक्स, उससे ऊपर नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला हुआ है? कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी फॉर बीसीसी लटाइस। ये आएगा आपको 2 मार्क टू 3 मार्क्स के लिए। ओके, क्या बोला हुआ है, क्या कैलकुलेट करना है आपको? पैकिंग एफिशिएंसी। याद करो पैकिंग एफिशिएंसी का हम लोगों ने डेरिवेशंस किए थे, आई थिंक लेक्चर 4 या 5 में है वो। ठीक है, तो उसमें पैकिंग एफिशिएंसी हमने फाइंड आउट किया है, तीनों के लिए हमने फाइंड आउट किया है। यूनिट सेल्स, तीनों यूनिट सेल्स, जिसमें आप लोगों को फर्स्ट हमने लिया था सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल, सेकंड लिया था हम लोगों ने बीसीसी, एंड थर्ड लिया था हमने एफसीसी। ठीक है, तो पैकिंग एफिशिएंसी पूरा डेरिवेशन, जो डायग्राम वायग्राम बनाना है, पूरा इसमें होता है। सबसे पहले तो आप डायग्राम बना दोगे, इस डायग्राम को 1 to 1.5 मार्क रहता है, इसमें आप प्रॉपर इंडिकेशंस करोगे। ठीक है, आपको सॉलिड्स, और इसमें आपको पता भी हम लोग डिफरेंट तरीके से इसमें फाइंड आउट करते हैं। हम लोग आगे से पीछे या पीछे से आगे के सॉलिड्स लेते हैं और बीच में बॉडी सेंटर्ड, तो हम लोग कैसे कनेक्शन करते हैं इसमें?
पीछे से आगे वाले कनेक्शंस करते हैं ना, व्हाट वी डू इज यहाँ से कनेक्शन आगे वाला कर देते हैं, सॉरी यहाँ से कनेक्शन आगे, यही 4R होता है ना, तो हम लोग ये ट्राइंगल कंसिडर करते हैं, ये वाला ट्राइंगल है ना, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है खुद में ही, तो ये वाला ट्राइंगल कंसिडर करते हैं जिसमें ये, अगर इसको मैंने ABC बोल दिया तो इसमें AC होता है 4R, ओके, और AB A होता है और AB A होता है हमको, ये एक साइड है ना, ये तो A मिल जाता है, और ये जो BC है आपका वो क्या होता है, ये A², तो ये √2A होता है। तो हमने फाइंड आउट किया है, ये हमने किया हुआ है सॉल्व। टेक्स्ट बुक में अगर आपको रेफरेंस यहाँ पर आई थिंक 4th या 5th वीडियो देखो, थंबनेल में मेंशन्ड है पैकिंग एफिशिएंसी, उसमें हमने फाइंड आउट किया था। अगर वो नहीं करना है तो ये आंसर कहाँ पर है, इस आंसर में क्या करना है ना, पहले आपको डायग्राम बनाना है एक साइड में, और दूसरे साइड में आपको लिखना है क्या क्या अज्यूम कर रहे हो। लेट्स कंसिडर दिस एज अ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। वी नो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल हैव हाउ मेनी 2 particles in it, okay, each particle is considered as sphere, और उसके साथ साथ हम उसको लेबलिंग कर रहे हैं ABC वगैरह। ये पहले नीचे वाला ट्राइंगल कंसिडर करके आप लोगों को ये BC का वैल्यू निकालना पड़ेगा, उसके बाद इनका वैल्यू निकालना है, ठीक है। और पाइथागोरस थ्योरम इसमें यूज़ होता है। उसके साथ आपको पैकिंग एफिशिएंसी के लिए क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 पार्टिकल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, है ना, वो सब कुछ लिखकर आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर पेज नंबर 12 पे पॉइंट दिया हुआ है, कौन सा वाला पॉइंट है, बॉडी सेंटर्ड 1.7.2। जिस तरीके से मैंने बोला है वही तरीका आप फॉलो करोगे। क्या क्या तरीके में क्या क्या बताया मैंने, सबसे पहला डायग्राम होगा, ये जो मैंने बनाया साइड में प्रॉपर, और भी इसमें लेबलिंग आता है डायग्राम के साथ साथ। डिस्क्रिप्शन, किस चीज़ का, डिस्क्रिप्शन एंड अजम्पशन डायग्राम का, ठीक है। थर्ड, आप पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज का फॉर्मूला लिखोगे, ओके, इसका फॉर्मूला लिख दो, फॉर्मूला लिख दिया। फोर्थ, A एंड R के बीच का रिलेशनशिप फाइंड आउट करो। फिफ्थ, डायरेक्ट पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज फाइंड आउट करो, जो कितना आता है, दैट इज 68%। बॉडी सेंटर्ड में 68%, MCQ में मैंने किया था ना ये वाला, तो 68% आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ये स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं, इसके लिए आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। डायग्राम डिस्क्रिप्शन के लिए मिलाकर 2 मार्क रहेंगे, फिर ये फॉर्मूला और ये सब सॉल्विंग के लिए 1 या कभी कभी ये कभी कभी आपको 4 मार्क के लिए भी आ सकता है, बट बहुत रेयर है, बट 4 मार्क के लिए भी पूछ सकते हैं, बिकॉज BCC इज़ द लॉन्गेस्ट। FCC के लिए भी छोटा होता है, SC के लिए तो और भी छोटा होता है। SC 2 मार्क के लिए भी आ सकता है, FCC जो है वो भी 2 या 3 मार्क के लिए आ सकता है। BCC अगर आता है तो जनरली 4 मार्क के लिए जाता है, बट ये पूछा गया है, देखो बोर्ड्स में 2021 में पूछा गया, ओके, ये तभी 2 मार्क के लिए पूछा गया था, ओके। बढ़ते हैं आगे, चलो ठीक है, चलो देखो थर्ड पे न्यूमेरिकल आ गया। क्या बोला न्यूमेरिकल में, अ सब्सटेंस क्रिस्टलाइजेज इन FCC स्ट्रक्चर, the unit cell edge length is 367.8 picometers and the density is 21.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द मोलर मास, ठीक है। मेरे को इतना ही समझ में आया है फर्स्ट टाइम रीडिंग से कि मोलर मास ढूंढना है मुझे यहाँ पर एज लेंथ दिया हुआ है और साथ में मुझे डेंसिटी भी दे रखा है और FCC बोला हुआ है। अभी वापस पढ़ते हैं क्या बोला हुआ है। अ सब्सटेंस क्रिस्टलाइजेज इन FCC स्ट्रक्चर, मतलब एक सब्सटेंस क्रिस्टलाइज कैसे हो रहा है FCC में, मतलब n = 4, ठीक है। यूनिट सेल एज लेंथ माने A दिया हुआ है, मुझे कितना दिया है 367.8 पिकोमीटर्स, मतलब ही इट विल बी 3.678 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर्स। थोड़ा राउंड ऑफ करके मैं अपना काम थोड़ा कम कर देता हूँ यहाँ पर, ओके। अभी 4 डिजिट है ना, 3 डिजिट तक लेके आ जाऊँ, चलेगा। तो 3.68 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। क्यों राउंड ऑफ कैसे किया समझ में आ गया ना आप लोगों को। ये 8 5 से बड़ा है ना, तो इसमें इधर 1 ऐड कर दिया और इसको कट कर दिया, ठीक है, ओके। और साथ में डेंसिटी दे रखा है मुझे, डेंसिटी क्या दिया हुआ है, डेंसिटी इज गिवन एज 21.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और फाइंड आउट क्या करना है, मोलर मास। तो अब बात कैसी है, मेरे को n दिया हुआ है, A दिया है, रो दिया और m फाइंड आउट करना है। तो डेंसिटी का हमने रिलेशनशिप फाइंड आउट किया था ना, वी हैड फाउंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी m a, ओके। तो वही रिलेशनशिप यहाँ यूज़ करेंगे, और आप नोटिस किया होगा यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख दिया रिलेशन, तो यही फॉर्मूला हम एक्चुअली यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर। तो क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला इज
डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू मोलर मास अपॉन एवोगैड्रोस नंबर इनटू क्यूब ऑफ एज लेंथ। ठीक है, तो मोलर मास के लिए आप चाहो तो रीअरेंज कर लो या तो वैल्यूज डाल के रीअरेंज करो, आपकी मर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मैं m के लिए डायरेक्टली रीअरेंज करके लिखता हूँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाइड बाय a क्यूब अपॉन n। ठीक है, अभी सारे वैल्यूज तो एवोगैड्रोस नंबर का तो वैल्यू अपने को पता ही होता है ना, गिवन नहीं भी रहा तो हम जानते ही हैं। तो चलो वैल्यूज डाल देते हैं। m इज इक्वल टू डेंसिटी कितना है, सब देख लो कि यूनिट में होना चाहिए, यूनिट सिस्टम देखो सेंटीमीटर क्यूब में, और हमने इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, ये वाला देखो इधर, तो यही यूज़ करना है हमको वैल्यू। तो 21.5 मल्टीप्लाइड बाय एन ए कितना है 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय ए क्यूब, ए कितना है हमारा ये, तो 3.68 इंटू 10⁻⁻8 क्यूब अपॉन एन। एन कितना है, क्या बोला FCC बोला तो n 4 हो जाएगा, 4। ठीक है, अगर 4 कहीं कट हो रहा है तो कट कर दो इसी में। ठीक है, अभी उसका लॉग लेके स्पेशली करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 4 इधर कट हो रहा है, जैसे इधर नहीं होगा बट ठीक है कर सकते। 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 0.20, 4 5 ज़ा 20, 2 नीचे आएगा ना 0 एंड सॉरी 0 22 है ना, तो ये फिर 5 ज़ा 20 हो जाएगा, 5 5 हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाट कैन आई राइट, मोलर मास m बिकम्स इक्वल टू 21.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.50। मैं 5 की जगह पे 5 को 6 कर देता हूँ। ठीक है, इट बिकम ईजियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय, इसका क्यूब हमको लॉग से ही निकालना है तो लॉग से ही करेंगे, बट 3.68 का क्यूब लिख दिया मैंने यहाँ पर, मल्टीप्लाइड बाय ये -8 इंटू 3 10⁻24 हो जाएगा। इसमें एक चीज़ नोटिस करो, ये +23 है -24 है, तो 10⁻1 बचेगा ना, राइट। तो आई जस्ट राइट m बिकम्स इक्वल टू 21.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.506 इंटू 3.68 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 10⁻1। अब चाहो तो 10⁻1 से अप्लाई भी कर दो। तो हमें क्या करो ना, चीज़ें इजी कर रहा हूँ ताकि लॉग के टाइम पर ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो हम लोगों को। ठीक है, तो क्या हो जाता है, m इज 2.15 इंटू 1.506 इंटू 3.68 का क्यूब ले लेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, सिर्फ लॉग ही लेना है, लॉग को ऐड करके इसका 3 इंटू लॉग करना पड़ेगा ना, वही हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं ना लॉग का, लॉग ऑफ ए रेज़ टू m इंटू लॉग ऑफ ए। तो क्या हो जाएगा, m बिकम्स एंटी लॉग ऑफ 2.15। ठीक है, बुक है मेरे पास यहाँ पर, तो 2.15 मतलब 21 का 5 में देखना पड़ेगा, 21 का 5 में 3324, सो इट इज 0.3324 प्लस 1.506 का लॉग, मतलब ये भी हो जाएगा 0.15 का 0 और 6 में, 15 का 0 में देखता हूँ मैं 1761 और 6 में यहाँ देखता हूँ 17 है, तो ये हो जाएगा 1778 प्लस, ये भी प्लस था, ओके। अभी ये क्या है, 3.68 का लॉग लेना और इंटू 3 करना है, तो 3.6 मतलब 36 का 8 में, 36 का 8 में कितना है 5658। आई होप आप मेरे साथ ही कर रहे हो, 5658, तो ये हो जाएगा 0.5658 मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा, 3 8 ज़ा 24, 3 5 ज़ा 15, 17, 3 6 ज़ा 18, 19, 3 5 ज़ा 15, 16। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ 1.6974, इनको प्लस करेंगे हम आपस में और इसका एंटीलॉग निकाल लेंगे, बात ही खत्म है ना। चलो, सो मोलर मास बिकम्स एंटीलॉग ऑफ, क्या हो रहा है, प्लस 4 8 8 16, ओके, 7 3 10 and 7 17, 3 10 9 19 20, okay, 6 and 4 10 into 12,
2.2076। इसका एंटीलॉग फाइंड आउट करना है अभी हम लोगों को। तो 2 पॉइंट है मतलब 3 डिजिट्स के बाद हमारा डेसिमल आएगा। 2076 का एंटीलॉग चलो देखते हैं। 20 मतलब 0.20 का 7 और 6 में, 0.20 का 7 में 1611 है और 6 में 2 है, तो 1613 हो जाएगा, है ना। तो दिस इज 1613। पॉइंट कहाँ आएगा? 2 + 1 3 के बाद, तो ये हो जाएगा ग्राम पर मोल। मिल गया, ठीक है, ये मिल गया हमको मोलर मास। तो ये सब्सटेंस होगा, मतलब सब्सटेंस जो होगा उसका मोलर मास ये हो जाएगा। तो फाइनल स्टेटमेंट आता है आपका, therefore a substance that crystallizes in FCC and has unit cell edge length of 367.8 picometers and density of 21.5 gram per centimeter cube is 161.3 ग्राम पर मोल। खत्म, ठीक है, इजी। फिर से देख लो, अगर नहीं समझ में आया हो फिर से रिवाइंड करो, वीडियो को पीछे जाके देख लो, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, द यूनिट सेल ऑफ सोडियम इज BCC, डेंसिटी 0.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मोलर मास इज 23 ग्राम पर मोल, कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस ऑफ सोडियम। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा डबल दिमाग लगने वाला है आपका। क्या बोला हुआ है कि यूनिट सेल सोडियम का क्या है? BCC, मतलब n = 2 होगा। डेंसिटी भी दे रखा है, मोलर मास भी दे रखा है, ठीक है, और बोला है एटॉमिक रेडियस फाइंड आउट करो। तो एटॉमिक रेडियस कहाँ से संबंध हुआ इसका? हम लोगों को क्या फॉर्मूला पता है? ये वाला फॉर्मूला पता है, डेंसिटी = n × m अपॉन n × a³। तो इससे हम a फाइंड आउट कर सकते हैं बिकॉज बाकी के 3 वैल्यूज हैं हमारे पास। बट r कैसे फाइंड आउट करेंगे? BCC के लिए पैकिंग एफिशिएंसी के टाइम हम लोगों ने a और r का रिलेशनशिप फाइंड आउट किया था ना, इधर देखो वही है। तो इधर से a फाइंड आउट करने के बाद उधर हम लोग a का वैल्यू डाल देंगे, खत्म, ठीक है। चलो, तो क्या बोला हुआ है? हमको बताया हुआ है दैट नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 होंगे। और आपने एक चीज नोटिस की, सोडियम की डेंसिटी कितनी कम है, देखो क्यों? क्योंकि सोडियम सॉफ्ट मेटल है ना, बाकी मेटल्स का 8.5, 13.5, 21 पॉइंट ऐसे डेंसिटी रहता है, इसका देखो कितना कम है, ठीक है। सो N2 है, डेंसिटी कितना दिया हुआ है? 0.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उसके साथ मोलर मास भी दे रखा है, कितना है? 23 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब हमको A फाइंड आउट करने के लिए और एक वहाँ वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए? Na चाहिए। Na क्या है? 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स, या इधर इस केस में एटम्स। तो वही फार्मूला यूज करेंगे हम लोग। क्या है फार्मूला? है डेंसिटी बिकम्स इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय m अपॉन Na × a³। अभी इसको a³ के लिए आप चाहिए तो इसको रीऑर्गेनाइज करके रख दो। रीऑर्गेनाइज करोगे तो a³ के लिए क्या आएगा? a³ वुड बी इक्वल टू n × m अपॉन Na × डेंसिटी। बस। तो क्या होता है ना, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी किया, मेजर पार्ट मैंने पहले वैल्यूज को डालकर उसको सॉर्ट करके कर दिया, और फिर लॉग का पार्ट एंड में करो, ज़्यादा हैवी मत रखो खुद के लिए, ठीक है। चलो, तो a³ फाइंड आउट करेंगे पहले, फिर उसका क्यूब रूट कर लेंगे, बात ही खत्म, है ना। क्यूब रूट निकालेंगे तो उसमें a का वैल्यू डाल देंगे, बात खत्म। तो ये क्या है? a³ बिकम्स इक्वल टू n कितना है मेरा? 2 BCC दिया है ना, मल्टीप्लाइड में मोलर मास कितना दिया है? 23 अपॉन Na 6.022 × 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी कितना है? 0.97। अब इधर नोटिस करो, 23 × 2 करना आसान है तो वो कर दो, बट 6.022 × 0.97 करना वो डिफिकल्ट है, इसलिए इधर लॉग यूज होने वाला है, ठीक है। तो जहां आप सॉर्ट कर सकते हो वहां सॉर्ट कर दो, आसान हो जाता है। तो क्या हो जाता है? ये a³ बिकम्स इक्वल टू 46 × 10⁻23, क्योंकि ऊपर ले लिया ना, अपॉन 6.022 × 0.97। अगर आपको लगता है 0.97 का लॉग निकालना आपके लिए डिफिकल्ट है, जो हम बार में निकाल सकते हैं, तो व्हाट यू कैन डू इज इधर से भी एक पॉइंट शिफ्ट करवा दो और ये -1 ऊपर कैरी कर देना इसका, ठीक है। वो वही कर लेते हैं हम लोग, ईजी हो जाएगा। तो ये a³ बिकम्स इक्वल टू 46 × 10⁻24। क्यों? बिकॉज ये 6.022 एज इट इज था, बट इस छोटे नंबर को बड़ा कर दिया। क्या कर दिया हमने? 9.7 कर दिया, और इसका 10⁻⁻1 ऊपर लेके गए, और ऊपर वो ऐड हो गया, है ना। एक मिनट, नहीं, सॉरी, इसका हमने छोटे नंबर को बढ़ा के तो 10⁻1 आएगा ना, तो ऊपर जाके +1 हो जाएगा, मतलब ही ये 24 का हो जाएगा 22, है ना।
माइनस वन हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा तो कट हो जाएगा, ठीक है। तो -22, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। तो एक चीज़ बट है यहाँ पर जो मुझे बॉदर हो रही है, ठीक है, वो लॉग निकालने के बाद भी कर पाएंगे हम लोग, ठीक है, बाद में करते हैं। सो ये अपना a क्यूब क्या हो जाएगा, अभी 10⁻22 को बाहर रख दो अभी फिलहाल के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी नथिंग बट ऊपर का लॉग माइनस नीचे वाले दोनों का सम। तो कर लेते हैं, ऊपर एंटी लॉग ऑफ 46 कितना है हमारा, चलो देख लो, लॉग ऑफ 46 का लॉग 0 में मिल रहा है 6628, तो हो जाएगा 1.6628 माइनस, ओके, चाहो तो इधर थोड़ा बड़ा ब्रैकेट लिख देते हैं स्क्वायर वाला, ताकि इधर हम राउंड ब्रैकेट कर पाए, ठीक है। माइनस 6.022 का लॉग कितना है हमारा, 6.02, मतलब 60 का 2 और 2 में 7797 है ना, अभी तक याद हो जाना चाहिए 7797, हर बार हम लोग फाइंड आउट करते हैं ना उसका लॉग, ओके। और नीचे इन दोनों का एडिशन हो रहा है ना, प्लस 0.9.7, मतलब 97 का 0 में 9868, बाहर है इंटू 10⁻⁻²2, ठीक है। सो a क्यूब बिकम्स इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1.6628 तो है ही, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना आ रहा है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन मैं यहीं पर लिख देता हूँ, नहीं सॉरी एडिशन है ना, सब्ट्रैक्शन क्यों, सॉरी एडिशन कितना आता है, 8 and 7 15, 9 and 6 15 and 1 16, 8 8 16, 10 and 7 17, तो ये 1 पॉइंट कितना हो गया, ये 1.6628 माइनस 1.7665, ठीक है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट डायरेक्टली कर देते, रुको, 1.6628 minus 7665 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻22। सब्ट्रैक्ट कर लो, चलो, एंटी लॉग ऑफ 8 - 5 3, 12 - 6 6, 15 - 6 9, 15 - 7 8, ये 0 - 1 बार 1 -22। मैंने आपको बताया था एक चीज़, अगर आपको याद होगा तो बार 1 कभी भी अगर आता है, ठीक है, बार 1 कभी भी आता है तो क्या कर लेने का, वो माइनस बाहर निकाल लो और इसको 0 पॉइंट कर दो, है ना, ये बताया था अगर आपको याद होगा तो a क्यूब क्या हो जाता है, a क्यूब बिकम्स इक्वल टू एंटी लॉग, एक मिनट, बार 1 ही आएगा ना, तो ये हो जाएगा 0.8963 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻23 हो जाएगा, है ना। ठीक है, सो एंटी लॉग फाइंड आउट करते चलो, क्या एंटी लॉग 0.8963, 0.896 एंड 3 में 5 है, तो 7875, तो हो जाएगा 7.875 इंटू 10⁻⁻23, ठीक है। तो ये हमारा a क्यूब हो गया। अभी a फाइंड आउट करना है तो इसको क्यूब रूट लेना पड़ेगा। क्यूब रूट मतलब क्या होता है, रेस टू 1/3। अभी रेस टू 1/3 अगर होगा 10⁻⁻23 रेस टू 1/3 होगा तो क्या हो जाएगा, -23/3 हो जाएगा, जो हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। तो आइदर इसको 24 में कन्वर्ट कर दो, -24 में, या इसको -21 में कन्वर्ट कर दो, आपकी मर्जी है, ठीक है, किसी में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैं क्या कर देता हूँ, a क्यूब बिकम्स इक्वल टू, मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ 24 में, तो ये हो जाएगा 0.7875 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻24, सही है ना। हाँ नहीं,
78.75 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू माइनस 24. यस, बड़ा नंबर बड़ा किया ना. चलो, a becomes equal to cube root of 78.75 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू माइनस 24. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a becomes equal to 78.75 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू माइनस 24 होल रेज़ टू 1/3. मतलब ही ये तो रेज़ टू 1/3 होगा, 78.75 रेज़ टू 1/3 ही होगा, और यहाँ पर 10 रेज़ टू माइनस 24 भी हो जाएगा रेज़ टू 1/3. देखो, तो 1/3 मल्टीप्लाई जब होगा तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना. सो देयरफॉर a बिकम्स इक्वल टू, इसका लॉग लेना पड़ेगा, एंटी लॉग ऑफ 1/3 मल्टीप्लाइड बाय इसका लॉग. अब इसका लॉग पहले ही था ना हमारे पास, अभी 2 डिजिट है तो ये हो जाएगा 1.8963. मेंटी सा तो चेंज नहीं होगा ना, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू माइनस 8. ठीक है, चलो तो इसको अभी 3 से डिवाइड कर लेते हैं. 3 से डिवाइड करना कोई बड़ी बात तो नहीं है. 3 1 ज़ा 3, 3 0.8, 6 ज़ा 18 हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 एंड 1 ज़ा 3. मतलब ही मुझे चाहिए a इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ क्या, 0.6321 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू माइनस 8. ठीक है, तो 6321 का चलो एंटी लॉग फाइंड आउट करो. 6321, 63 का 2 में 4285 है, 1 में 1 है, तो 4286 हो जाएगा. ओके, 42 कितना बोला मैंने, 6321 4286. ठीक है, तो a becomes equal to 4.286 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 8. क्या आएगा वैल्यू, सेंटीमीटर्स में, है ना. बस हो गया, ये वैल्यू तो फाइंड आउट कर लिया हमने. अभी हमको क्या फाइंड आउट करना है, r. तो r के लिए क्या था, r वॉज इक्वल टू √3/4 इंटू a, है ना. तो r विल बी इक्वल टू √3. √3 का वैल्यू कितना होता है, 1.72, है ना. उतना लिख दो, 1.72, और 4 एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय a का कितना है मेरा, 4.286 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 8. अगर आपको लग रहा है किसी चांस से ये कट हो सकता तो कट कर दो, अगर पॉइंट में थोड़ा बहुत आया तो भी ठीक है. बाद में इन दोनों का तो एंटी लॉग लेके एंटी लॉग ले ही लेंगे ना. तो ये 1 ज़ा हो जाएगा, 4 1 ज़ा 0.2 तो नहीं होगा, 0 ज़ा 28, 4 7 ज़ा 28. ओके, फिर 6 बचा, 4 1 ज़ा एंड 25 ज़ा आ जाएगा. सो मतलब ही आपका r हो जाएगा 1.72 मल्टीप्लाइड बेस को राउंड ऑफ करके 1.072 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 8. तो माइनस 8 को बाहर ही रखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई के जगह पे इनका लॉग ले लो. देयरफॉर r बिकम्स इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0. लॉग ऑफ 7.72 कितना होता है, मतलब ही 17 का 2 में देखना है, 17 का 2 में 2355, 2355. ओके, और इसका भी 0 पॉइंट, इसका तो लॉग हम पहले भी निकाल चुके हैं, मैं फिर से निकालूंगा क्योंकि मैं पीछे वाले पेज पे नहीं जा रहा हूँ. तो 10 का 7 और 2 में देखना है मुझे, नहीं इसका नहीं, इसका निकालता ना लॉग, सॉरी 10 का 7 और 2 में देखना है. 10 का 7 में 0294 और 2 में 8. So it is 0294 plus 8, है ना. So it becomes 12. So it becomes कितना, 0.0302 multiplied by 10 raised to minus 8. So therefore r becomes equal to, इन दोनों का एडिशन कितना आ रहा है, प्लस करना है ना. तो ये 7, ये 5, ये 6, ये 2. इसका एंटीलॉग लेना है हम लोगों को, दोनों के एडिशन का. कितना है, 2657. तो 0.265 एंड 7 में कितना है, 3 है, तो 1844. सो 1.844 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 8 कितना, सेंटीमीटर.
देयर इज नथिंग बट रेडियस बिकम्स इक्वल टू 184.4 पिकोमीटर्स। मिल गया, देखो आंसर, रेडियस से फाइंड आउट करना था ना, मिल गया। ओके तो भले ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे कभी कभी ऐसा लगता है कि आप ड्रिफ्ट हो जाते हो। आपने नोटिस किया होगा जब मैं भी ये सॉल्व कर रहा था ना, ये वाला, तो इसमें मैं भी कहीं कहीं रुक रहा था, क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा था कि कहीं कैलकुलेशन गलत तो नहीं हो रहा है, बट कैलकुलेशन एकदम सही है, जो हमने कैलकुलेशन किया बिल्कुल सही है। देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, एकदम सही से हुआ है कैलकुलेशन। ठीक है, तो इसीलिए बस करते जाओ, भले नंबर्स बड़े बड़े हैं, बट आप अगर हर स्टेप सही फॉलो करते हो तो रॉन्ग नहीं होगा कहीं पर भी। ठीक है, चलो तो ये हो गया, हमारा आंसर मिल गया। ये आंसर फाइंड आउट करना था ना, 4 मार्क के लिए आएगा ये क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्या बोला है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, सॉरी आई डोंट नो हाउ, कहाँ से मैंने पढ़ा विद द हेल्प ऑफ, सॉरी एक्सप्लेन विद डायग्राम द मेटल डेफिशिएंसी टाइप ऑफ नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। याद है ना, मैंने अभी आपको अभी मतलब लास्ट क्लास में बताया था मैंने आप लोगों को, एमसीक्यूज जब हम डिस्कस कर रहे थे कि डिफेक्ट्स में 3 टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं पॉइंट डिफेक्ट्स में, दैट इज स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड इम्पीरियड डिफेक्ट। तो नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट की ही बात करें वो लोग, दे आर आस्किंग यू कि नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट में आप मेटल डेफिशिएंसी टाइप के डिफेक्ट के बारे में बात करो, एक एग्जाम्पल देकर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो अगर आपको याद है तो हम लोगों ने निकल ऑक्साइड का एग्जांपल देखा था। यूजुअली निकल जो है दैट हैज़ +2 एंड ऑक्सीजन हैज़ -2, इसलिए इनके बीच में जो कंपाउंड बनता है वो क्या बनता है, वो बनता है Na2O2, और ये कट हो जाते हैं ना 2 1 जा और ये 2 1 जा। ठीक है, तो इसलिए ये NiO कंपाउंड ही बनता है ना बराबर। तो डेफिशिएंसी इसमें क्या है, तो विद डायग्राम दिया है। तो सबसे पहले तो आपको डिफेक्ट क्या होता है, क्रिस्टलाइन डिफेक्ट क्या होता है, उसके बारे में एक स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे, व्हाट इज डिफेक्ट। डिफेक्ट के बाद आओगे आप टाइप्स ऑफ डिफेक्ट पर, उसमें आप बोलोगे नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट एक टाइप का डिफेक्ट है। सो यू कैन से डिफेक्ट कैन बी डिफाइंड एज एन एनोमली और एन एबनॉर्मेलिटी सीन इन द क्रिस्टल ड्यूरिंग फॉर्मेशन। ठीक है, so second you can say that there are 3 types of point defects which we have discussed in this standard, namely stoichiometric point defects, non-stoichiometric point defect and impurity defect. From that today I'll be explaining, or today we'll be discussing about which defect, metal deficiency defect, which belongs to non-stoichiometric defect. So what is metal deficiency defect, वो लिखना पड़ेगा आपको, उसमें बताना पड़ेगा कि metal deficiency defect is nothing but a kind of defect in which the amount of metal decreases as compared to that of the anion part present in that particular crystal. ओके, इसके पहले ना और एक स्टेटमेंट मेंशन कर देना, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में बता देना। ठीक है, तो इसमें लिस्ट बनाएंगे, लंबा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो पहला आपको क्या लिखना है, डिफेक्ट के बारे में लिखना है। उसके बाद सेकंड चीज़ क्या करनी है आपको, सेकंड टाइप्स के बारे में लिखना है, टाइप्स ऑफ डिफेक्ट के बारे में। थर्ड आपको डिस्क्राइब करना है आपका टाइप का डिफेक्ट, दैट इज नॉन स्टोइशियोमेट्रिक। ओके, फोर्थ आपको लिखना है आपके मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट के बारे में। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, इसमें ही डायग्राम बनाओगे, इसका ही डायग्राम बना देना, इजी हो जाएगा आपके निकल ऑक्साइड का ही। ठीक है, डायग्राम बना दो और उसमें ही उसको आप एक्सप्लेन कर दो, बस ये हो जाएगा। इसमें आपको प्रॉपरली मार्क्स मिल जाएंगे, और जो भी आंसर लिखते हो पॉइंट वाइज लिखना प्लीज़। ठीक है, तो अब इसमें मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान दो। तो अगर हम लोगों ने ना ये बात डिस्कस की थी कि हम लोगों ने निकल बनाया था ऐसे, ऐसे निकल बनाए थे और ऑक्सीजन भी बनाए थे, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर्स बनाया था हम लोगों ने, बनाया था ऐसे, मैंने डायग्राम में एक्सप्लेन किया था। ये सारे आप फॉर एग्जांपल निकल है, और सब निकल पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग साइन बनाते हैं कितना, +2 +2 +2 +2। ठीक है, सब बना दिया आपने। ये ड्रॉ करने के बाद, साइंस बनाने के बाद, यहाँ बीच में ऑक्सीजन्स भी आएंगे, समझ लो ऐसे ऑक्सीजन्स बना रहे। ओके, ऑक्सीजन पे कितना है, -2 ऐसे ऑक्सीजन्स का प्लेसमेंट है। और भी ऑक्सीजन्स आएंगे, अभी मैं पूरा क्रिस्टल तो बना नहीं रहा ना मैं, और भी आएंगे, जितने निकले उतने ही ऑक्सीजन आएंगे। अब क्या हो जाता है, अब इसमें ही एक दिक्कत हो जाती है, वही आपको दिखाना है, इसमें डिस्ट्रैक्ट करके, डाइवर्ट करके दिखाना है आपको।
ओके, तो इरेजर, हाँ, तो इसमें एक निकल रिमूव हो जाता है और उसके जगह पे यू विल ऑब्जर्व कि यहाँ के निकल को +2 की जगह पे +3 आ जाता है और इस कोई और एक निकल को +3 आ जाता है। तो इसका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी तो मेंटेन हो जाती है, बट निकल कम हो जाता है। ठीक है, तो जो Ni1 और O1 होना चाहिए था उस जगह पे इसमें दिखता है Ni 0.97 हो जाता है एंड O1 रहता है, या O 1.0 रहता है। तो ये ही एग्जाम्पल हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन के टाइम में डिस्कस किया था। तो ये आप डायरेक्टली बना सकते हो गया काम। ठीक है, डायग्राम बना दिया और इसी को एक्सप्लेन कर दो कि इसमें निकल का वेरिएबल वैलेंसी होने की वजह से, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से ही आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि निकल के ऊपर +3 चार्ज आ जाता है कोई भी 2 पे, और एक निकल उसकी वजह से रिमूव हो जाता है। इसमें मेटल डेफिशिएंट हो गया, डेफिशिएंसी हो गई। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? A substance crystallizes in FCC structure with edge length of 367.8 picometers and density 21.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट मोलर मास। अभी कुछ याद आया क्या? थोड़ा सा बस चेंज हुआ है इसमें। देखो सेम ही क्वेश्चन है जो पहले हमने डिस्कस किया था, बट ये 4 मार्क के लिए भी आ सकता है। दैट इज द रीजन मैंने यहाँ पर इसको डिस्प्ले लिया हुआ है। देखो ना, पहले लिया हमने क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन लिया हुआ है हम लोगों ने। ये देखो सेम है ना, FCC सब कुछ सेम है। वो रिपीट में क्यों रखा है? बस बताने के लिए, क्योंकि यहाँ तक के जो क्वेश्चन है, इसके पहले तक के क्वेश्चन, इसमें मैंने आप लोगों को बोला था कि ये छोटे क्वेश्चन है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, दिस कैन इवन कम फॉर 5 मार्क, और वो 2-3 मार्क के कैटेगरी में भी आता है। इसलिए ये बस सेम ही कैलकुलेशन है, कुछ फर्क नहीं है इसमें। ठीक है, तो चलो छोड़ते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये एक अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या बोला हुआ है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन 0.3 ग्राम्स ऑफ अ स्पीसीज विद डेंसिटी 8.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड एज लेंथ ऑफ 3.25 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ठीक है, कितना अच्छा है। देखो पहले ही आपको कन्वर्ट करके दे दिया सेंटीमीटर में। ये चाहते तो 325 पिकोमीटर भी बोल सकते थे ना, उस जगह पे क्या किया उन्होंने, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके दे दिया। ठीक है, तो क्या फाइंड आउट करना है आपको? ये नंबर ऑफ यूनिट सेल्स और अननोन नंबर ऑफ ग्राम्स दिए हुए हैं, है ना। तो वापस रीड करते हैं एक बार। कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, तो आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ यूनिट सेल्स। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। जबकि उन्होंने आपको अमाउंट दिया है, एक्स जो हम लिखते हैं ना हम लोग, एक्स ग्राम्स, दैट इज 0.3 ग्राम्स दिया हुआ है। ओके, और डेंसिटी दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है? 8.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड एज लेंथ आपको ए भी दिया हुआ है 3.25 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो यहाँ देखो फिर मैंने फॉर्मूला लिख के रखा है। हम लोगों को पता है कि नंबर ऑफ यूनिट सेल्स फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमको n से डिवाइड करना पड़ता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स को। तो देखो x/ρ × a³, यही है आपका। सो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, ये जो मैंने क्वेश्चन मार्क डाला है, इसका फॉर्मूला क्या है? x/ρ × a³, है ना। x है, रो है, a³ है, सारे तो वैल्यूज है। चलो डालते हैं, सॉल्व करते हैं। x कितना है? 0.3। रो कितना है हमारा? रो इज दैट इज डेंसिटी इज 8.5। यूनिट्स बराबर चेक करते रहो हमेशा, ग्राम सेंटीमीटर ऐसे ही रहना चाहिए, क्योंकि ये भी हम लोग सेंटीमीटर में रख रहे हैं ना। और a³, a कितना है? 3.25 × 10⁻⁸ इसका क्यूब। रीअरेंज कर दो, बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। तो 0.3 का पहले तो 3 कर दो, 3 × 10⁻⁻1 कर दो, अपॉन ये 8.5 एज इट इज़ रहेगा। ये 3.25 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁸ का क्यूब कितना होगा? 10⁻24। इसको ऊपर ले लो 24 को। ओके, तो क्या हो जाएगा ये? 3 × 10⁻, कितना? 23 हो जाएगा, है ना। +24 हो जाएगा ऊपर, और ये -1 का 23 हो जाएगा, अपॉन 8.5 × 3.25 का क्यूब। चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको बाहर रखो, बाकी का लॉग लेना है आप लोगों ने, है ना। सो कितना हो जाएगा नंबर ऑफ यूनिट सेल्स? चलो कैलकुलेट करते हैं। तो दैट विल बी एंटी लॉग ऑफ 3। लॉग ऑफ 3 कितना होता है? 4771 होता है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? 0.4771 माइनस, चलो ब्रैकेट ओपन, लॉग ऑफ 8.5 का लॉग कितना होगा? दैट विल बी 0.85 का 0 में 9294 है ना, प्लस 3.25 का लॉग लेना है और उसको इंटू 3 करना है, बिकॉज रेस टू 3 है ना वो। तो उसका लॉग कितना आ रहा है? 3.25 का
मतलब 32 का 5 में देखना, 32 का 5 में है 5119, 5119, तो 0.5119 इंटू 3, 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3, 2 5, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो ये हो जाएगा 1.5357. ओके, दिस मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23. ऑल राइट, चलो, सो इन दोनों का अगर हम सब एडिशन करते तो कितना होता है, 4 7 11, 10 5 15, 3 3 6 एंड 9 5 14, तो ये हो जाएगा 2 पॉइंट. ठीक है, तो देयरफॉर दिस विल बी एंटीलॉग ऑफ 0.4771 minus 2.4651 multiplied by 10⁻23. So antilog किसका लेना है, 1 - 1 0, 7 - 5 2, 1 0, बार 2 चाहिए तो बाहर निकाल दो, मतलब 10⁻² हो जाएगा, है ना. तो ये क्या हो जाएगा, 0.0120 इंटू 10⁻² का 21 हो जाएगा 23 का, है ना. चलो इसका एंटीलॉग निकालो, 0.120, इसमें एंटीलॉग में 0.1 वाला देखने का, 1 नहीं देखना, 0.1 नहीं, 0.01, 0.01 का देखना है 2 में, 1028, 1028 पॉइंट आएगा 1 के बाद, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻21, इतने यूनिट सेल्स आएंगे. हो गया. ठीक है, ओके, तो आपको आंसर मिल गया इसका. ठीक है, वही फाइंड आउट करना था ना, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, देखो ढूंढ लिया हम लोगों ने. ठीक है, एक मिनट. हाँ, बाय द वे ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था आपका, तो इसमें मैं आपको पेज नंबर और ये बताना रह गया मेरा, वही मैं बताना चाह रहा हूँ. ठीक है, इसको रेफ़र करने के लिए यू कैन गो टू पेज नंबर 19 एंड टॉपिक है फिगर 1.20. यही फिगर के आसपास का कंटेंट है, वही आपको लिखना है. ठीक है, ठीक है, तो न्यूमेरिकल तो आपको समझ में आ गया था, ये बस रेफर कर लो आप. ठीक है, देखो आ गया आपका आंसर, इतने यूनिट सेल्स हमको फाइंड आउट करने थे, मिल गया यूनिट सेल्स का नंबर, राइट. चलो नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, डिराइव द जनरल रिलेशनशिप. हाँ, ये भी देखो बोर्ड 2021 में आप पूछा हुआ है, क्या बोला है, डिराइव द रिलेशनशिप, जनरल रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी, मोलर मास, एज लेंथ, एटम्स पर सेल, दैट इज सेल मतलब यूनिट सेल है, एंड एवोगैड्रोस नंबर. Then explain how to calculate the number of unit cells and total particles from grams of metal. मतलब इस जगह पे x ग्राम दे दिया तो भी चलेगा. ठीक है, याद है पूरा डेरिवेशन में लिया हुआ है, 2 अलग लेक्चर्स में लिया था, बट हमने लिया हुआ है, इसका रिलेशनशिप का डेरिवेशन भी लिया था और नंबर ऑफ यूनिट सेल इन पर्टिकुलर x ग्राम्स भी लिया था. ठीक है, हावेवर अगर आपको फिर इसमें आई थिंक ये हमने लिया था ना, ये 3rd लेक्चर में लिया था पहला वाला पार्ट, ये एवोगैड्रो नंबर तक, और इसके बाद एक्स ग्राम वाला हमने आई थिंक 5th लेक्चर में लिया था. ठीक है, उसका नाम ही है रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन और नंबर ऑफ यूनिट सेल इन एक्स ग्राम, उस लेक्चर का ही नाम है, उसमें थंबनेल में लिखा हुआ है वो. ठीक है, तो उधर से आपको रिफ़र करना है ये, और अगर टेक्स्ट बुक में आपको रिफ़र करना है तो टेक्स्ट बुक में 2 अलग पॉइंट्स में दिया हुआ है ये, तो जस्ट मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट. यस, तो पहला वाला जो पॉइंट है ये इस पॉइंट तक, ये जो है ये दिया हुआ है आप लोगों को पेज नंबर 8 पे, पेज नंबर 8, और ये पॉइंट नंबर क्या है, इट इज 1.5.2. ठीक है, और उसके नीचे वाला जो पॉइंट है ये पूरा यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपको दिया हुआ है पेज नंबर 14. ओके, एंड उसमें भी पॉइंट
नंबर 1.7.4। ठीक है, तो दोनों में इसको करना क्या है आप लोगों ने, ठीक है। अब लेक्चर देख के तो आपको समझ में आ ही जाएगा क्या क्या वो लिखना है, बट मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। सबसे पहला आपको लिखना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन। आप अज्यूम करोगे ना कुछ, तो यू विल से लेट एक्स बी द अननोन नंबर ऑफ ग्राम्स, लेट ए बी द एज लेंथ, लेट रो बी द डेंसिटी वगैरह वगैरह। ओके, तो ये अजम्पशन डिस्क्रिप्शन सबसे पहले लिखोगे। सेकेंड, आप फॉर्मूलाज लिखोगे जो यूज़ होने वाला है। कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा यहाँ पर होगा डेंसिटी इज इक्वल टू मास, टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम, जिसमें मास क्या होगा, ईच पार्टिकल का मास मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगा, ए क्यूब, है ना। ये फिर डेरिवेशन शुरू हो जाता है पूरा। फिर इसमें हम लोग m का अलग से फाइंड आउट करते हैं ना, पर इसका मास मोलर मास के साथ फॉर्मूला में, और हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं। तो क्या होता है, वी नो मोलर मास इज इक्वल टू m इंटू एन ए, मतलब ये m क्या हो जाएगा, m हो जाएगा कैपिटल M अपॉन एन ए। तो वही सब्स्टिट्यूट होता है यहाँ पर, जिसकी वजह से ये हो जाता है n इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब। देखो डेरिवेशन हो भी गया, यही था डेरिवेशन। तो ये पूरा सॉल्व करना है आपको फॉर्मूला। थर्ड आप क्या करोगे, डेरिवेशन। कौन सा वाला डेरिवेशन, 1, ये साइड वाला, ये 1 और ये भी 1, ठीक है। फोर्थ में आप थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन 2 का करोगे। ये 1 का डिस्क्रिप्शन था, ये 2 का थोड़ा सा, जैसे x ग्राम ऑफ सब्सटेंस अगर ले लिया तो क्या क्या करना है। फिर वही सेम, फिर इसको आपको फिफ्थ में वो यूनिटरी मेथड से रिलेशनशिप डिराइव करना है कि अगर मोलर मास में इतने एटम्स है तो इसमें कितना होगा, x ग्राम में कितना होगा, वो यहाँ लिखना है। ओके, यूनिटरी मेथड से कंपैरिजन करना है। ओके, और सिक्स्थ में फाइनली आप यूनिटरी मेथड से आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो मिल जाएंगे, फिर आपको इधर फाइनली आपको नंबर ऑफ यूनिट सेल्स फाइंड आउट करना है, जो आपको मिलेगा आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स को, पार्टिकल जितना आपको मिलेगा ना उसको डिवाइड बाय n से करके हो गया, यूनिट सेल्स का नंबर भी आपको मिल जाएगा। ये आपको मिलेगा, क्वेश्चन आएगा ये 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर आई थिंक इतना आप लिखोगे तो मिल जाता है आपको 4 या 5 मार्क्स, जितने भी का भी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ऑल राइट, चलो बढ़ते हैं आगे। लास्ट क्वेश्चन आज का, दैट इज नियोबियम क्रिस्टलाइजेस BCC स्ट्रक्चर। ओके, इट क्रिस्टलाइजेस इन BCC स्ट्रक्चर, डेंसिटी इज गिवन एज 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड एटॉमिक मास इज गिवन एज 93। कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस, ठीक है। फिर BCC बोला हुआ है हम लोगों का, BCC। तो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि नियोबियम एक ऐसा मेटल है जो क्रिस्टलाइज करता है BCC में, मतलब ही क्या हो जाएगा, इसका n = 2 हो जाएगा, और साथ में हमको डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी कितना है 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और मोलर एटॉमिक मास मतलब ही मोलर मास दे रखा है 93। तो हमको एटॉमिक रेडियस फाइंड आउट करना R, मतलब ही मैं A पहले फाइंड आउट करूंगा और फिर उससे मैं R फाइंड आउट कर लूंगा। इस सब से ये डेटा हमने पहले भी किया हुआ ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। ये डेटा से और एवोगैड्रो नंबर के डेटा से हम लोग A फाइंड आउट करेंगे और A से हम लोग R फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, सेम सम मैंने पहले भी किया हूँ तो मैं ऑब्वियस सम नहीं करके दूंगा आपको, ये होगा आप लोगों का होमवर्क। खुद ट्राई करके देखो, मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ इसका कितना मिलता है आपको, ठीक है। ऑल राइट, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो आपने नोटिस किया कि मैंने इस चैप्टर में या इस लेक्चर में मैंने आपको बोला था मैं सिर्फ थ्योरी ले रहा हूँ, बट थ्योरी के साथ मैंने न्यूमेरिकल्स भी ले लिए। तो व्हाट आई कैन डू इज मैं थोड़ा सा इसमें चेंज कर देता हूँ। मैंने एक्चुअली न्यूमेरिकल्स पहले ही प्लान करके रखा था, ऐसा नहीं था कि अब भी डाला। अब तो देखे होगे कि PPT में ऑलरेडी था। तो थियरी मतलब मेरा कहने का मतलब था कि थियरी के पेपर में क्या क्या पूछा जाता है। तो थियरी के साथ हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस किए जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर बहुत सफिशिएंट लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। कुछ भी सजेशंस होंगे, कुछ भी रहेगा तो प्लीज़ बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, वी कैन वर्क ऑन दैट, ठीक है। यहाँ तक देख चुके हो लेक्चर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक करो, शेयर करो, कुछ कमेंट करो, जो भी डिफ़िकल्टीज़ है वो, है ना।
ऑलराइट, थैंक यू सो मच। सॉलिड स्टेट यहाँ कंप्लीटली फिनिश होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो प्योरली न्यू रहेगा, जो हम सॉल्यूशंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू गाइस।